हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 5वें सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1। आपका यूनिट 5 चल रहा है। यूनिट 5 के 3 पार्ट हम ऑलरेडी अपलोडेड कर चुके हैं। टोटल आपको यूनिट 5 में 4 पार्ट पढ़ने हैं। ये यूनिट 5 का लास्ट पार्ट है, पार्ट डी, जिसका नाम है कला और राजनीति पिकासो के नज़रिए से। ठीक है, मतलब कि आपको कला और राजनीति के बारे में बताना है जिसमें पिकासो के द्वारा योगदान दिया गया था। तो इनके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। ये फ़ोटो देख सकते हैं, ये पैब्लो पिकासो की फ़ोटो है। ठीक है, इनके बारे में देखें तो पैब्लो पिकासो स्पेन में बड़े हुए, जहां उनका जन्म 25 अक्टूबर 1881 को हुआ था। तो पैब्लो पिकासो का जन्म स्पेन में हुआ था। ठीक है, वहीं पे वो बड़े हुए। उनका जन्म की डेट है 25 अक्टूबर 1881। उनके पिता एक चित्रकार और कला शिक्षक थे। अब उनके जो फादर थे पैब्लो पिकासो के, वो चित्रकार, ठीक है, मतलब आर्टिस्ट थे और कला के शिक्षक थे, टीचर थे। ठीक है, तो इसी से पता चलता है कि उनके अंदर भी चित्रकार और चित्रकारिता और जो कला बनाने की चीज़ें हैं वो उनके अंदर जन्म से ही थी। पैब्लो को कम उम्र से ही चित्र बनाना पसंद था। किंवदंती है कि उनका पहला शब्द पिच था। एक प्रकार से लोग ये भी कहते हैं कि उनका जो पहला शब्द था वो क्या था, पिच, जो स्पेनिश में पेंसिल के लिए छोटा था। ठीक है, जो कि स्पेनिश में आप कह सकते हैं कि पेंसिल के लिए एक छोटा शब्द यूज़ किया जाता था, पिच। यह जल्द ही स्पष्ट हो गया कि पैब्लो को स्कूल में बहुत कम दिलचस्पी थी। तो जब पैब्लो छोटी उम्र में थे तभी लोगों को पता चल गया था, उनके फैमिली मेम्बर्स को पता चल गया था कि पैब्लो पिकासो को स्कूल की जो शिक्षा है उसमें कम दिलचस्पी है, लेकिन वह बेहद प्रतिभाशाली कलाकार थे। वो बचपन से ही एक प्रतिभाशाली कलाकार थे, मतलब उनके जो आर्टिस्ट के तरीके थे, ठीक है, नई नई चीज़ें पेंटिंग बनाने के जो तरीके थे वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक थे और लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते थे। जब वह 14 वर्ष के थे तब पैब्लो ने बार्सिलोना के एक प्रसिद्ध कला विद्यालय में पढ़ाई करी। तो जब वह 14 साल के पैब्लो पिकासो थे तो उन्होंने बार्सिलोना के एक प्रसिद्ध, जो कि जाना माना विद्यालय है, वहाँ पे किसकी कला की स्टडी करी। कुछ साल बाद वह मैड्रिड के दूसरे स्कूल में गया। हालांकि पैब्लो कला विद्यालय की क्लासिक शिक्षाओं से ऊब चुके थे। ठीक है, तो जो पैब्लो पिकासो थे वो किन से, पैब्लो पिकासो कला स्कूलों की जो क्लासिक शिक्षक है, क्लासिक शिक्षाओं मतलब आप कह सकते हैं कला के बारे में जो भी उन्हें स्कूल्स में सिखाया जाता था चीज़ें, उनसे वो उब चुके थे। एक प्रकार से वो इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गए थे, तो अब उन्हें ये सब चीज़ें पढ़ने का मन नहीं करता था। वह सैकड़ों साल पहले लोगों की तरह पेंटिंग नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो पैब्लो पिकासो ये नहीं चाहते थे कि वो एक ऐसी पेंटिंग बनाए जो कि सैकड़ों साल पहले लोग बनाया करते थे, क्योंकि जो वहाँ पे स्टडी कराई जाती थी स्कूल्स में वो क्लासिक पेंटिंग की होती थी, मतलब कि पुराने समय में किस प्रकार की पेंटिंग्स बनाई जाती थी उसकी स्टडी पैब्लो पिकासो को करवाते थे स्कूल में। तो वो ये नहीं चाहते थे कि वो सैकड़ों साल पुरानी कोई पेंटिंग उसकी तरह पेंटिंग बनाए, वह कुछ नया बनाना चाहते थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में प्रोटो क्यूबिस्ट, लेस डेमोलिसिस डी एग्वेनिन 1907 और युद्ध विरोधी पेंटिंग गुएर्निका है। ठीक है, तो पैब्लो पिकासो की 2 सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, आप कह सकते हैं पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त पेंटिंग है। ठीक है, रचनाओं में प्रोटो क्यूबिस्ट आती है और दूसरा एक यह आती है जो कि युद्ध विरोधी पेंटिंग थी, जिसका नाम था गुएर्निका। स्पेनिश गृह युद्ध के दौरान जर्मनी और इतावली वायुसेना द्वारा गुएर्निका ये एक जगह है पर बमबारी का एक नाटकीय चित्रण है। ठीक है, तो गुएर्निका में क्या हुआ, बमबारी करवाई गई थी जर्मनी और इतावली की वायुसेना के द्वारा। अब जब बमबारी हुई उसमें जो भी लोग घायल हुए तो उन सबको प्रदर्शित करने के लिए पैब्लो पिकासो ने इस पेंटिंग को तैयार किया, जो कि क्या बताती है, बमबारी को दर्शाती है।
पिकासो के काम का अक्सर अवधियों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो जो पैब्लो पिकासो हैं उनके जो काम करने का तरीका है, मतलब उनकी जो पूरी जीवन शैली है, उसमें उन्होंने अलग अलग प्रकार की पेंटिंग बनाई है, तो उसको अवधियों में वर्गीकृत किया गया, मतलब कैटेगराइज्ड किया गया है। जबकि उनके बाद की कई अवधियों के नाम पर बहस हुई है, परंतु जब उनके बाद चले गए तो उनके, आप कह सकते हैं कि जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद भी कई ऐसी अवधियां थी जिन पर पूरे विश्व में वाद विवाद चलते रहे। उनके काम में सबसे अधिक स्वीकृति अवधि ब्लू पीरियड था। ठीक है, इनकी मैं आपको अवधियां बता रहा हूँ, इन टाइम के अकॉर्डिंग इन्होंने, आप कह सकते हैं पेंटिंग में उनके बदलाव आया। पहला आता है ब्लू पीरियड जो कि 1901 से 1904 के दौरान चला। फिर रोज पीरियड जो कि 4 से 6 के दौरान चला। अफ्रीकी प्रभावित अवधि 7 से 9 के दौरान चली। विश्लेषणात्मक घनवाद 9 से 12 और सिंथेटिक घनवाद 1912 से 1919 चला, जिन्हें क्रिस्टल काल भी कहा जाता है। तो ये अवधियाँ जैसे ब्लू पीरियड, रोज पीरियड, अफ्रीकी प्रभावित अवधि, ठीक है, और फिर विश्लेषणात्मक में आ जाता है घनवाद, सिंथेटिक घनवाद, जिसको हम सिंथेटिक घनवाद को एक प्रकार से क्रिस्टल के रूप में भी जाना जाता है। 1910 के दशक के अंत और 1920 के दशक की शुरुआत में पिकासो के अधिकांश काम एक नवशास्त्रीय शैली है। तो 1910 का जब अंत हुआ और 1920 की जब शुरुआत हुई तो मतलब अराउंड 10 साल का जो गैप था, ठीक है, तो क्या बताएगा कि 1910 के अंत और 1920 की दशक की शुरुआत में पिकासो का अधिकांश काम एक नवशास्त्रीय शैली के अंतर्गत रखा जाता है। और 1920 के दशक के मध्य में उनके काम में अक्सर अति यथार्थवाद की विशेषताएं मिलती हैं। अगर आप उनके जो काम देखेंगे 1920 के दशक के मध्य मतलब बीच में, तो उन्होंने जो काम किया है उस काम में आपको क्या देखने को मिलेगा, अति यथार्थवाद की विशेषताएं देखने को मिलेंगी। अब इसको इस प्रकार से समझिए कि जो पैब्लो पिकासो द्वारा पेंटिंग्स बनाई गई थी वो विश्व, आप कह सकते हैं, वो उस समय की करंट सिचुएशन को दर्शाती थी। ठीक है, इस प्रकार की पैब्लो पिकासो ने पेंटिंग्स बनाई है। अगर उन्होंने कुछ ऐसा दृश्य देखा अपने जीवन में, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने पेंटिंग के द्वारा उस दृश्य को उतारने की कोशिश करते थे। तो इस प्रकार की आपको विशेषताएं उसमें देखने को मिल जाती हैं। उनका बाद का काम अक्सर उनकी पहले की शैलियों के तत्वों को जोड़ता है। मतलब उन्होंने, सपोज करिए उन्होंने ब्लू पीरियड में काम किया, उसके बाद अगर उन्होंने रोज पीरियड में काम किया है तो ब्लू पीरियड से रिलेटेड चीज़ें आपको रोज पीरियड में भी देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, मतलब उनके जो बाद का काम है वो उनकी पहली शैलियों के तत्वों को जोड़ती हैं। अपने लंबे जीवन के दौरान असाधारण रूप से विपुल पिकासो ने अपनी क्रांतिकारी कलाकृति उपलब्धियों के लिए सार्वभौमिक ख्याति और उपार भाग्य प्राप्त किया। तो पैब्लो पिकासो ने अपने, आप कह सकते हैं कि असाधारण रूप से विपुल, वो अपने जीवन में नई नई चीज़ें बनाने के लिए हमेशा उत्साहित रहा करते थे। ठीक है, एक प्रकार से। और दूसरा, पिकासो ने अपनी क्रांतिकारी कलाकृति, उन्होंने जो मैंने आपको बताया गुएर्निका, ठीक है, वो जो है वो एक प्रकार से क्रांतिकारी कलाकृति है। उसमें वो युद्ध के जो बमबारी हुई थी, युद्ध के दौरान, गृह युद्ध के दौरान जो बमबारी हुई उसको वो दर्शाते हैं। तो क्या दिखाया है कि क्रांतिकारी कलाकृति उपलब्धियों, जो भी उपलब्धियां प्राप्त करी के लिए सार्वभौमिक ख्याति और अपार भाग्य उन्होंने प्राप्त किया। वे 20वीं शताब्दी की कला में सबसे प्रसिद्ध हस्तियों में से एक बन गए। पैब्लो पिकासो क्या बन गए, 20वीं शताब्दी के जो कलाकार थे उनमें प्रसिद्ध हस्तियों में से एक बन गए थे। पिकासो ने अपनी ख्याति प्राप्त करने के सटीक क्षण को इंगित करना चुनौतीपूर्ण है। ये इंगित करना कि उन्होंने अपने जीवन में किस समय, आप कह सकते हैं कि जो फेमसनेस है, ठीक है, जो फेमस हुए वो किस समय में हुए, ये थोड़ा पता करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, परंतु उनकी जो कुछ कलाकृतियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बताया जाता है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पेरिस में उनके साथ रहने वाले साथी कलाकारों में इस पल को उनके क्यूबिस्ट काल में देखा जा सकता है। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी में जब वो पेरिस में रह रहे थे पैब्लो पिकासो और उनके साथ के जो कलाकार थे, ठीक है, उस जो पल है, वो जो समय है, उसको आप किस में देख सकते हैं, क्यूबिस्ट काल में देख सकते हैं, काल में देख सकते हैं। उनके क्रांतिकारी त्रिआयामों
कैनवस ने पेंटिंग और पेंटिंग के मूल्यांकन दोनों को नया तरीका पेश किया। पैब्लो पिकासो हर समय अलग अलग प्रकार की, कभी उन्होंने क्रांति की बनाई, कभी उन्होंने आप कह सकते हैं समाज में जो प्यार है इससे रिलेटेड बनाई, कभी उन्होंने समाज में जो दुख देखा गया है, उन्होंने जो दुख देखा उस प्रकार की पेंटिंग्स को बनाया है। तो उनके जो क्रांतिकारी त्रिआयाम कैनवस जिस पे वो पेंटिंग करा करते थे, तो त्रिआयामी कैनवस ने पेंटिंग के मूल्यांकन को एक नया तरीका पेश किया, मतलब पेंटिंग के क्षेत्र में एक नया रास्ता लोगों को दिखाया। हालांकि 1937 में पिकासो ने अपना सबसे बड़ा और सबसे राजनीतिक रूप में प्रभावशाली काम किया। तो एक सन आता है 1937 जिस समय पैब्लो पिकासो ने अपना सबसे बड़ा काम किया, सबसे बड़ा और सबसे राजनीतिक रूप प्रभावशाली काम किया, एक पेंटिंग जिसने उन्हें विश्व प्रसिद्ध बना दिया। ठीक है, गुर्वेनेका। यहाँ पे आपको ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। तो जो उनकी गुर्वेनेका थी वो एक प्रकार से सबसे ज़्यादा फेमस पेंटिंग थी। यह काले, सफ़ेद और भूरे रंग के एक उदास दृश्य में भय, क्रोध, हानि और आशा की एक विस्मृत दृश्य दिखाता है। तो ये जो फोटो है, ठीक है, ये जो फोटो है गुर्वेनेका, ये एक प्रकार से क्या दर्शाती है, ये काले, सफ़ेद और भूरे रंग की के द्वारा बनाई गई है, जिसमें आपको उदास दृश्य में भय, जो डर है, क्रोध, हानि और आशा, यह सब आपको इस फोटो में देखने को मिलती है। आप ये देख सकते हैं, ये वो फोटो है जिसको बनाया गया था बम्बारी को दर्शाते हुए। गुर्वेनेका के स्पेनिश गांव में 3 फांसीवादी तानाशाही फ्रैंको, हिटलर और मुसोलिनी के गठबंधन द्वारा बम्बारी के बाद की स्थिति का एक यथार्थवादी चित्रण किया गया है। पैब्लो पिकासो की विरासत उनकी कला तक सीमित नहीं। 1973 में अपनी मृत्यु तक वे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य रहे। तो पैब्लो पिकासो क्या बन गए थे, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए थे और युद्ध और हिंसा के घोर आलोचक थे। तो पैब्लो पिकासो क्या थे, युद्ध और हिंसा के क्या करते थे, आलोचना करते थे। कम्युनिस्ट पार्टी तब थी और आज वो क्या है, समाजवाद है। पिकासो ने इन मान्यताओं को साझा करने के लिए अपनी कला का उपयोग किया और अपने विचारों को जनता के नज़रिए में लाने के लिए लेट्रेस फ्रैंकाइज पत्रिका अपने कई राजनीतिक चित्रों को चित्रित किया। तो पैब्लो पिकासो ने क्या करा, पैब्लो पिकासो चाहते थे कि जो जनता है वो जागरूक हो जाए, उन्हें पता चले राजनीतिक की जो स्थिति है उसके बारे में। तो उन्होंने इस वाली पत्रिका में अपने राजनीतिक चित्रों को प्रदर्शित करना चालू कर दिया, मतलब वो ड्राइंग करते राजनीतिक से रिलेटेड और उसके बाद उसे चित्रित करके किसमें, पत्रिका जो मैगजीन्स होती है उसमें दिखाते। इसके अलावा उन्होंने वैश्विक आलोचना के बावजूद कम्युनिस्टकरण का समर्थन करने के लिए अक्सर वित्तीय पर्याप्त धन दिया। तो पैब्लो पिकासो ने आर्थिक रूप से भी कम्युनिस्ट जो पार्टी थी उसको मदद करी है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब उसकी क्या आलोचना की जाती थी वैश्विक स्तर पर, फिर भी पैब्लो पिकासो ने क्या करा, उनको धन देकर उनकी पर्याप्त मदद करी। पैब्लो पिकासो अपने विश्वासों में दृढ़ थे और हालांकि उन्होंने सेनाओं या देशों को नियंत्रित नहीं किया, पिकासो का राजनीतिक प्रभाव बहुत अच्छा था। तो पैब्लो पिकासो ने क्या करा, पैब्लो पिकासो अपने विश्वास के दृढ़ थे, मतलब उन्हें विश्वास था कि मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। हालांकि उन्होंने सेना या देश को नियंत्रित नहीं किया। तो ना ही पैब्लो पिकासो ने किसी सेना पर नियंत्रण अपना कायम किया, ना ही किसी देश पर। पैब्लो पिकासो का राजनीतिक प्रभाव बहुत अच्छा था, तो लोग पैब्लो पिकासो को उनकी पेंटिंग, उनकी कलाकृति के द्वारा जानते थे और उनका क्या राजनीतिक प्रभाव अच्छा था, वो उनकी जान पहचान काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और जो भी लोग उनसे बात करता है एक प्रकार से आप कह सकते हैं प्रभावित होता था। अपनी कला के माध्यम से वह युद्ध विरोधी संदेश बनाने में सक्षम थे, मतलब पैब्लो पिकासो सक्षम थे, कैपेबल थे कि वो अपनी ड्राइंग, आर्ट के द्वारा, कला के द्वारा क्या कर सकते, युद्ध विरोधी संदेश बना सके, युद्ध का विरोध करने वाला ऐसा संदेश बना के जनता के सामने रख सके। विशेष रूप से भीति आकार की पेंटिंग जिसे ग्रेनेड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो जो नाम है ये वाली पेंटिंग, ये एक प्रकार से युद्ध विरोधी पेंटिंग है।
पेंटिंग ने पिकासो के राजनीतिक जुड़ाव को उस समय दिखाया जब वह सबसे आवश्यक था। तो पेंटिंग जो है पैब्लो पिकासो की, उसने पिकासो का और राजनीति का जुड़ाव तब दिखाया जब उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। उनका गृह देश स्पेन गृह युद्ध के बीच था और यूरोप पर द्वितीय विश्व युद्ध की छाया मंडरा रही थी। भले ही गुर्निका स्पेनिश रिपब्लिकन के लिए एक उपहार था, इसने पिकासो के लिए अपने काम को प्रदर्शित करने और अपनी कला के नए खरीदारों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यावसायिक अवसर पैदा किए। तो पैब्लो पिकासो द्वारा जो पेंटिंग बनाई गई थी, ठीक है, गृह युद्ध से रिलेटेड, उसने क्या करा, उस पेंटिंग ने, वो पेंटिंग बनाई गई थी किसके लिए, स्पेनिश रिपब्लिकन के लिए। एक प्रकार से ये बना के ये दर्शाना कि हमारे साथ गलत हुआ, ये जो गृह युद्ध हुआ ये ठीक नहीं था, ये पेंटिंग युद्ध विरोधी है। तो ये पेंटिंग बनाकर गवर्नमेंट को दी गई। इसने क्या करा, इसने पिकासो के लिए काम को प्रदर्शित किया, पिकासो का जो काम था उसे प्रदर्शित किया, अपनी कला के नए खरीदारों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यवसायिक अवसर प्रदान करें। मतलब लोग इस पेंटिंग को खरीद भी सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा धन देके। पिकासो की एक पेंटिंग दुनिया भर के अभिजात वर्ग के लिए एक अनमोल संपत्ति बन गई। तो जब ये पेंटिंग बनाई गई और ठीक है, और जब ये पेंटिंग का एग्जीबिशन लगाया गया तो ये दुनिया में जितने भी अमीर लोग थे ये उन सब के लिए क्या बन गई थी, जो अभिजात वर्ग है, जो ऊंचा वर्ग है, उसके लिए क्या बन गई, एक अनमोल संपत्ति बन गई थी। हर कोई व्यक्ति चाहता था, अमीर व्यक्ति, कि ये पेंटिंग उसके पास हो, क्योंकि ये पेंटिंग एक अनमोल चीज थी जो कि जबरदस्त धन के साथ अभिजात वर्ग है। इसीलिए यह 1930 के दशक के पूर्व युद्ध काल में था कि पिकासो 20वीं सदी के सबसे अमीर चित्रकार बन गए थे। तो क्या हो गया, 1930 के दशक में युद्ध से पहले पैब्लो पिकासो क्या बन गए थे, सबसे अमीर चित्रकार बन गए थे, 20वीं शताब्दी के सबसे अमीर चित्रकार बन गए थे। 1944 में फ्रांसीसी कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य बनने का उनका निर्णय इसीलिए उनके कुछ दल के लिए हल्का झटका था। तो 1944 में पैब्लो पिकासो ने कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य बनने का डिसीजन लिया कि अब मैं कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करूंगा। तो जो उनके दल थे ये उनके लिए क्या था, एक हल्का सा झटका था। इस तरह के धनी और प्रतिभाशाली चित्रकार बिना किसी पूर्व राजनीतिक संबंध के अपने कलात्मक स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा को ऐसे मुखर राजनीतिक आंदोलन की सदस्यता के लिए कैसे बलिदान कर सकते हैं। तो लोगों के लिए एक प्रकार का ये झटका था कि ये कितना बड़ा कलाकार किस लिए या क्यों अपने आप को बलिदान दे रहा है, ठीक है, आंदोलनों के लिए, आंदोलन में सदस्यता प्राप्त करने के लिए। तो ये लोगों के लिए एक झटका था। उत्तर, कला और राजनीति पर पिकासो ने अपने विचार में आंशिक रूप से निहित थे, यह कहते हुए कि कलाकार स्वाभाविक रूप से राजनीतिक प्राणी है जो उनके आसपास क्या हो रहा है उसका निरीक्षण करने और प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य है। तो आप ये कह सकते हैं कि पैब्लो पिकासो ने ये कहा, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्यों आप बलिदान दे रहे हैं, किसके लिए, राजनीतिक आंदोलन की सदस्यता के लिए, स्वतंत्रता का बलिदान दे रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि जो कलाकार है वो स्वाभाविक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है, ठीक है, और उसके आसपास क्या हो रहा है उसका निरीक्षण करना, प्रतिक्रिया करना के लिए वो बाध्य है। इस प्रकार उनकी कला को स्वयं के राजनीतिक विस्तार और राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उनके अपने शब्दों में एक उपकरण के रूप में देखा जा सकता है। अब बात करें, पैब्लो पिकासो ने एक कोटेशन कहा था, वो आप ये देख सकते हैं कि नहीं, पेंटिंग अपार्टमेंट को सजाने के लिए नहीं बनाई जाती, यह दुश्मन के खिलाफ एक आक्रामक और रक्षात्मक हथियार है, ठीक है। तो पैब्लो पिकासो का ये कोटेशन है और ये पैब्लो पिकासो द्वारा लिखा गया। अब देखें, हम पैब्लो पिकासो के जो पीरियड थे उनके बारे में बात करते हैं। कुछ पीरियड मैंने लिखे हैं, वो है पहले नीला काल, जिसे हम ब्लू पीरियड भी कहते हैं। ब्लू पीरियड 1901 से 1904 तक चला। 1900 और 1902 के बीच पिकासो ने पेरिस की 3 यात्राएं की। अंत में 1904 में वह वहां चले गए। पेरिस की सड़कों के बोहेमियान वातावरण ने उन्हें पहले क्षण में आकर्षित कर लिया। तो जो पेरिस की सड़कों का जो वातावरण था उसने पैब्लो पिकासो को आकर्षित कर लिया, जिसमें लोगों को डांस हॉल में दिखाया गया और उनके चित्र में कैफे और पॉल गाउगिन के साथ के बाद के प्रभाववादी और लेस निबीस चित्रकारों के प्रतीकवादी
को एकीकृत करना। तो पैब्लो पिकासो को एक प्रकार से पेरिस की जो सड़कों का माहौल था उसने क्या करा, प्रभावित किया। तो पैब्लो पिकासो ने उसी के ऊपर अपना ड्राइंग बनाई, पेंटिंग बनाई। एडगर डेगस और हेनरी मैरी रेमंड डी टूल्स लॉटरिक के काम के साथ साथ बाद की शैली के विषयों का पिकासो पर बहुत प्रभाव पड़ा। तो पैब्लो पिकासो पर किसका, एडगर डेगस और हेनरी मैरी रेमंड डी का जो टूल्स लॉटरिक का जो काम था, ठीक है, काम के साथ साथ बाद की जो शैलियां थी, आप कह सकते हैं कि जो शैलियां थी के विषय का पिकासो पर बहुत प्रभाव पड़ा। अपने काम में पिकासो ने नीले स्वर का उपयोग किया और दुखद भावों के साथ क्षीण पात्रों को चित्रित किया। तो पैब्लो पिकासो ने जो पेंटिंग बनाई पेरिस में नीले जो ब्लू पीरियड के दौरान, उसमें उन्होंने क्या दिखाया, उनमें उन्होंने पिकासो ने नीले स्वर मतलब नीले जो कलर है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया। पहला तो पॉइंट ये बनता है कि ब्लू पीरियड में, इसका नाम ही ब्लू पीरियड इसलिए रखा गया है क्योंकि उसके अंतर्गत पैब्लो पिकासो ने जो भी पेंटिंग बनाई उसमें ब्लू रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया गया। दूसरा, दुखद भाव के साथ क्षीण पात्रों को चित्रित किया, मतलब ऐसे लोगों को अपनी पेंटिंग में चित्रित किया जो कि दुखी हैं। उनकी रचनाएं मानवीय पीड़ा को दर्शाती थी। तो ब्लू पीरियड का तीसरा पॉइंट ये बनता है कि ब्लू पीरियड के दौरान बनाई गई जितनी भी रचनाएं हैं वो मानवीय पीड़ा को दर्शाती हैं। थके हुए श्रमिक, भिखारियों, शराबियों और वैश्याओं के साथ को थोड़े लंबे रूप के साथ चित्रित करते हुए एल ग्रेको की शैली को याद करते हुए, ठीक है। तो पैब्लो पिकासो ने अपनी जो पेंटिंग है उसमें क्या दिखाया है, थके हुए श्रमिकों को दिखाया है, भिखारियों और शराबियों को दिखाया है, वैश्याओं को दिखाया है, जो, ठीक है, ये सब उनके आपको ब्लू पीरियड की पेंटिंग्स में देखने को मिल जाती है। फिर आती है गुलाब अवधि मतलब रोज पीरियड। पेरिस जाने के कुछ ही समय बाद एक जीर्ण शीर्ण इमारत में जिसे बटाओ लवेयर के नाम से जाना जाता है, पिकासो ने अपना पहले साथी फ्रेडेरिक ओलिवर से मुलाकात की। अब क्या हुआ, पिकासो पेरिस जाने के कुछ समय बाद वो एक जगह पे गए जिस बिल्डिंग का नाम था, ठीक है, बाउट लवेयर। तो इस बिल्डिंग में गए और वहाँ पे उन्होंने अपने पहले जो साथी है उनसे मुलाकात करी, ओलिवियर से। इस खुशहाल रिश्ते के साथ पिकासो की पटिया गुलाब और लाल स्वर की ओर बदल गई। मतलब जो गुलाबी जो रोज पीरियड आता है उसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कि पिकासो ने लाल रंग और गुलाबी रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया है। इस प्रकार 1904 और 1906 के बीच के कई वर्षों में रोज पीरियड के रूप में माना जाता है, रोज पीरियड के रूप को माना जाता है। पिकासो की थीम सर्कस की दुनिया पर केंद्रित थी जहां वह नियमित रूप से जाते थे। तो पिकासो का जो थीम था, मतलब पेंटिंग बनाने का एक थीम होता है कि हम इस थीम को देखते हुए पेंटिंग बनाते हैं। जिस प्रकार उन्होंने ब्लू पीरियड में दुख दर्द को दर्शाया था उसी प्रकार इस वाले पीरियड में उन्होंने प्यार व्यार को दर्शाया है, ठीक है। कलर से ही पता चलता है कि लाल और गुलाबी एक प्रकार से खुशी के हो सकते हैं, ठीक है, प्यार के रंग हो सकते हैं। तो पिकासो का जो थीम था सर्कस की दुनिया की ओर केंद्रित था जहां वे नियमित रूप से जाते थे। हार्लेक्विन की आकृति में पिकासो ने अपने दूसरे स्वर अपने परिवर्तन अहंकार को चित्रित किया है, एक अभ्यास जिसे उन्होंने बाद के कार्यों में भी दोहराया। एक प्रकार से उसी दौरान उन्होंने अपने अहंकार को भी अपने पोइट्री अपनी पेंटिंग में दर्शाया है। फिर आता है प्रोटो क्यूबिज्म। 1906 की गर्मियों में जब पिकासो गोसोल एंड्रो में रह रहे थे तब उनके काम ने ग्रीक, इबेरियन और अफ्रीकी कला के प्रभाव से चिन्हित एक नया चरण प्रवेश किया। अब देखिए, अब यहाँ पे अफ्रीकी कला से प्रभावित हुए थे, ठीक है, ग्रीक की जो कला थे उससे प्रभावित हुए और इबेरियन कला से पिकासो प्रभावित हुए। गार्ट्रेड स्टीन के प्रसिद्ध पोर्ट्रेट ने चेहरे के मास्क के रूप में इलाज का खुलासा किया। तो गैट्रेड स्टीन का एक प्रसिद्ध पोर्ट्रेट ने क्या करा, चेहरे के मास्क के रूप में इलाज का एक खुलासा किया। इस अवधि का प्रमुख कार्य द यंग लेडीज ऑफ एग्विन है
जिसमें कट्टरपंथी शैली पेंटिंग की सतह एक खंडित क्रिस्टल की तरह दिखती है। तो जो प्रोटो क्यूबिज्म जो कला पीरियड है, ये पीरियड है आप कह सकते हैं, काल है, इसके अंतर्गत एक सबसे ज़्यादा फेमस जो पेंटिंग है वो है, इस अवधि की प्रमुख कार्य कौन सा था, द यंग लेडीज ऑफ एविग्नेन, जिसमें क्या दिखा है, कट्टरपंथी शैली को दर्शाया है। पेंटिंग की सतह एक खंडित क्रिस्टल की तरह दिखाई देती है, मतलब टूटे हुए क्रिस्टल की तरह दिखाई देती है, जिसे उस समय में अवांट गार्ड आलोचकों और चित्रकारों द्वारा भी समझाया गया था। इस काम के साथ पिकासो ने पारंपरिक पेंटिंग के पीछे छूटते हुए स्थानीय गहराइयों से तोड़ दिया और नग्न महिलाओं के अदृश्य प्रतिनिधित्व को एक नया रूप दिया। अब इसी काल के दौरान क्या हुआ, जो पारंपरिक पेंटिंग्स आती थी पुराने समय से, जिसमें आप कह सकते हैं कि महिलाओं को ठीक प्रकार से दर्शाया जाता था, अब उस चीज़ को छोड़कर नग्न महिलाओं को के आदर्श प्रतिनिधित्व को एक नया रूप दिया, क्योंकि उन्होंने इसे तेज कोणीय रेखाओं और विमानों के माध्यम से पुनर्गठित किया था। अब राजनीतिक देख लेते हैं एक बार, राजनीतिक दृष्टिकोण क्या था। तो सामान्य समर्थन व्यक्त करने और उसके भीतर कार्यकर्ताओं के साथ मित्रवाद होने के बावजूद पिकासो अपनी युवावस्था के दौरान कैटलन स्वतंत्रता आंदोलन से अलग रहे। सामान्य रूप से जो पिकासो थे वो समर्थन जरूर देते थे, परंतु वो अपनी युवावस्था के दौरान, मतलब अपनी कम उम्र के दौरान भी स्वतंत्रता आंदोलन से अलग रहे, ना ही वो उस आंदोलन में जुड़े। वो समर्थन तो देते थे, परंतु एक होता है जुड़ना, जिसमें कि वो आंदोलन के लिए काम करेंगे हर समय, तो वो उसमें नहीं जुड़े। वह प्रथम विश्व युद्ध, स्पेनिश गृह युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किसी भी पक्ष या देश के लिए सशस्त्र बलों में शामिल नहीं हुए। ना ही पिकासो किसी देश, दल या फिर पक्ष के लिए सशस्त्र रूप से किसी बल में शामिल नहीं हुए, ना ही किसी ग्रुप में शामिल हुए। फ्रांस में रहने वाले एक स्पेनिश नागरिक के रूप में पिकासो को किसी भी विश्व युद्ध में हमलावर जर्मनी के खिलाफ लड़ने की कोई बाध्यता नहीं थी। तो फ्रांस में रह रहे एक स्पेनिश व्यक्ति थे, स्पेन में उनका जन्म हुआ था, वो फ्रांस में रह रहे थे, ठीक है। तो फ्रांस में पिकासो किसी भी विश्व युद्ध में हमलावर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए बाध्यता नहीं थे, मतलब ना ही वो बाध्य थे, ना ही उन्हें जरूरी था कि वो जर्मनी के खिलाफ, जो कि विश्व युद्ध बिलट रहा है, उसके खिलाफ वो लड़े। हालांकि 1940 में उन्होंने फ्रांसीसी नागरिकता के लिए आवेदन किया, लेकिन उनके कम्युनिज्म की और विकसित होने वाले चरमपंथी विचारों के आधार पर इसे अस्वीकार कर दिया गया। अब लेकिन उन्होंने क्या करा, 1940 में पैब्लो पिकासो ने, जो कि स्पेन में उनका जन्म हुआ था, फ्रांस के नागरिकता के लिए उन्होंने आवेदन किया, परंतु उनकी जो कम्युनिस्ट की तरफ जो उनकी विचारधारा थी, जो बढ़ रही थी, ठीक है, इसको देखते हुए चरमपंथी विचारधाराओं के आधार पर उनकी जो आवेदन था उसे अस्वीकार कर दिया गया, अमान्य घोषित कर दिया गया। और यह जानकारी कब बाहर आई, 2003 में यह जानकारी सामने आई थी। तो ये था पैब्लो पिकासो से रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट आपके चैप्टर में बनते हैं, ठीक है। पैब्लो पिकासो की कौन सी पेंटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब इस चैप्टर से आपसे काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत कम चांसेस है कि इस चैप्टर से रिलेटेड भी आपसे कुछ पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे सिर्फ ब्रीफ नोट्स, ठीक है, जो शॉर्ट टिप्पणी लिखने के लिए कहा जाता है, उसमें आपसे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये थी आपकी आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। आपका जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है हमारे द्वारा। अब हम आपको हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के और प्रॉपर उनके आंसर्स की वीडियो आपको अपलोडेड मिल जाएगी, जिसकी, ठीक है, वीडियो जल्द से जल्द आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का, टेलीग्राम का और साथ में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया, आप जाके वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आप जाके नोट्स की स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।